नमस्कार, मैं डॉक्टर अनु डावर, आपकी क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट एंड रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से ऐसे बहुत से मरीज़ हैं जिनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, यानी कि मामूली संक्रमण होता है, लेकिन उन्हें डॉक्टर के पास इन पर्सन विजिट या कंसल्टेशन नहीं मिल पाती। इस कारण घर में एक या मल्टीपल मेंबर्स के इन्फेक्ट होने की वजह से एक पैनिक की स्थिति पैदा हो जाती है। मरीज़ समझ नहीं पाते कि हम कहाँ जाएं, किससे एडवाइस ले, क्या करें। हम यही चाहते हैं कि हमारे वो मरीज़ जिन्हें माइल्ड सिम्टम्स है, माइनर लक्षण हैं, उन्हें कोविड इलनेस के दौरान क्या करना चाहिए, क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए और उन्हें कब हॉस्पिटल रश करना चाहिए। इससे दो चीज़ें होंगी, एक मरीज़ अपना ध्यान अच्छी तरह से रख पाएंगे, दूसरा हॉस्पिटल्स में अननेसेसरी क्राउडिंग नहीं होगी, ताकि जिन मरीज़ों को सही मायनों में ऑक्सीजन, आईसीयू और इस तरह की सुविधाओं की ज़रूरत है उन्हें वो सुविधा मिल सके। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आपको कोविड होने के लक्षण होते हैं, जैसे कि कॉमन लक्षण आप तो सब मरीज़ जानते हैं, वो है बुखार होना, जो कि हल्का भी हो सकता है, तेज़ भी हो सकता है, जोड़ों में दर्द रहना, गले में खराश रहना, हल्की खांसी होना और कुछ सीरियस सिम्टम्स जैसे कि सांस फूलना, खांसी में खून आ जाना, टेस्ट और स्मेल का चले जाना, इस तरह के लक्षण। और ख़ासकर इस बार जब ये सेकेंड वेव आई है तो कई मरीज़ों को लूज़ मोशंस यानी कि दस्त भी लग रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है। तो अगर आपको इस तरह के कोई लक्षण हैं और पिछले हफ्ते 10 दिन में आप किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं, तो पहली चीज़ पैनिक मत कीजिए। सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कीजिए। आइसोलेशन यानी कि अगर आपके घर में और कोई संक्रमित नहीं है तो खुद को उनसे कांटेक्ट में आने से रोकिए। एक कमरे में अपने आप को आइसोलेट कीजिए, जितना हो सके फ्रेश एयर को उस रूम में सर्कुलेट करने दीजिए, ताकि आप वायरस की जो रूम में अब जो नई थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग ये वायरस एरोसॉल्स या फिर हवा में रहता है उसको लिमिट किया जा सके। अपना टेस्ट ज़रूर कराइए RT-PCR का, और उस टेस्ट की रिपोर्ट आने तक आप अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व कीजिए। अब रीसेंट एम्स की गाइडलाइंस के हिसाब से मरीज़ के सिम्टम्स या तो माइल्ड हो सकते हैं, मॉडरेट हो सकते हैं या सीवियर। माइल्ड सिम्टम्स यानी कि बुखार ज़रूर आ सकता है, बदन दर्द रह सकता है, खांसी, गले में खराश, लेकिन ऐसे मरीज़ों को सांस लेने में कोई तकलीफ़ नहीं होती और वो उनका बुखार भी 102, 103 इतना इससे ऊपर नहीं जाता। ऐसे मरीज़ों को बुखार की गोली जैसे कि पैरासीटामोल ले सकते हैं। अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रखिए, पानी पीजिए अच्छे से, और अगर आपको लग रहा है तो विटामिन सी, जिंक और इस तरह की जो ताकत देने वाली चीज़ें हैं वो ली जा सकती हैं, लेकिन ध्यान में रखिए कि ये आपसे आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करेगी, लेकिन डायरेक्टली वायरस को अफेक्ट नहीं करेगी। कुछ संशोध इस बारे में भी हुए हैं कि जिन्हें माइल्ड इलनेस है उन्हें स्टेरॉइड्स देने चाहिए कि नहीं। देखिए, स्टेरॉइड्स जो कि अब मेड्रोल और डेफ्लोज़ाकार्ट और मिथाइल प्रेडनिसोलोन ऐसे कई नामों से मिल रहे हैं। स्टेरॉइड्स ऐसी दवा है जिसका माइल्ड डिजीज़ में कोई रोल नहीं मिला है, और स्टेरॉइड्स अगर आपको लेने हैं तो वो अपने डॉक्टर के सलाह से ही लीजिए। तो अगर मरीज़ का बुखार 5-6 दिन के बाद भी नहीं टूट रहा है, मरीज़ को इलनेस काफ़ी दिनों से चल रही है लेकिन बुखार में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो ऐसे मरीज़ों को डॉक्टर से कंसल्ट करके स्टेरॉइड्स के बारे में डिस्कस करना चाहिए। अब अगला सवाल ये कि हम घर पे हैं तो हम किन किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, हो सके तो हर 4 से 6 घंटे में अपना सैचुरेशन नापिए। मेरे ख्याल से आजकल हर घर में एक सैचुरेशन प्रोब तो आ ही चुका है, जिसे फिंगर पे लगा के, स्पेशली जब आपके फिंगर्स वार्म हो, आपके रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो, तो अपना सैचुरेशन देखिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा सैचुरेशन हर 4 to 6 आवर्स में टेस्ट हो, और उसी टाइम अपना टेम्परेचर भी देखिए। सैचुरेशन अगर 94 से ऊपर रह रहा है, आपका टेम्परेचर जो है वो 101, 102 आ रहा है, लेकिन पैरासीटामोल लेने से कंट्रोल हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी बीमारी ज़्यादा सीवियर प्रोग्रेस नहीं करेगी। लेकिन हाँ, अगर कोई बुज़ुर्ग है, किसी को हाइपरटेंशन, शुगर, इस तरह की तकलीफ़ है, तो उनको मैं सलाह दूंगी कि वो एक टेस्ट कर सकते हैं जिसे कहा जाता है 6 मिनट वॉक टेस्ट। यानी कि आप अपने घर में कोई 2 पॉइंट मार्क कर लीजिए। मान लीजिए उन पॉइंट्स के बीच में 50 मीटर का डिस्टेंस है। कोशिश कीजिए कि 6 मिनट में आप 500 मीटर या 450 मीटर डिस्टेंस कवर करें, और उसके बाद आपके सैचुरेशन देखें। इससे ये होगा कि वो मरीज़ जिन्हें सांस की तकलीफ होने की चांसेस हैं, वो सांस की तकलीफ शुरू होने से पहले आइडेंटिफाई किए जा सके, उन्हें पहचाना जा सके, और कुछ भी अनहोनी होने से पहले हम उनका सही इलाज शुरू कर सकें। एक और बात जिसे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि काफ़ी लोग, डॉक्टर्स भी पूछते हैं और मरीज़ भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी बीमारी का ये कौन सा दिन है, डे ऑफ इलनेस। ये एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन है। डे ऑफ इलनेस होता है
जिस दिन आपको पहला लक्षण आया उससे आज कितने दिन हो गए हैं, ना कि जब आप पहली बार उस इंसान के कांटेक्ट में आए जिससे आपको लगता है आपने कोविड एक्वायर किया है। तो अगर आपको 3 दिन से बुखार खांसी है तो आपका डे 3 ऑफ इलनेस होगा। एक और चीज़ का ध्यान रखना ये ज़रूरी है कि आजकल ये सेकेंड वेव जो आई है, ये कोविड के जो स्ट्रेन्स हैं, इन्हें कहा जा रहा है कि ये बहुत रैपिडली फैल रहे हैं, बहुत इन्फेक्शियस हैं। तो अगर आपके घर में मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स इन्फेक्टेड हैं और छोटे बच्चे हैं तो पैनिक की स्थिति मत क्रिएट कीजिए। हाँ, इस बार बच्चों में ये इन्फेक्शंस पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा मिल रहे हैं। पिछली वेव में जब ये 1 to 2% थे, इस बार ये 4 to 5% है। लेकिन बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और देखा गया है, जो भी अभी डेटा अवेलेबल है, कि बच्चे यूजुअली माइल्ड ही सिम्टम सफ़र कर रहे हैं, कुछ बुखार, कुछ बॉडी एक, और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो बच्चों के अननेसेसरी टेस्ट मत कराइए। हाँ, अगर बच्चे को 3 दिन के बाद भी तेज़ बुखार है, बच्चा इरिटेबल हो गया है, कुछ खा पी नहीं रहा है, या आपको लगता है कि उसका ब्रीदिंग रेट तेज़ हो गया है, हाँ, तो ज़रूर पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए। और फिर आपका पीडियाट्रिशियन एडवाइस करेगा कि आपको क्या ब्लड टेस्ट कराने हैं या फिर कुछ एक्सरे या कोई और जांचें करानी है। दूसरी एक चीज़ है कि घर में माहौल बहुत पॉजिटिव रखिए। देखिए, डोंट ब्लेम ईच अदर। अपने आप को, एक दूसरे को ब्लेम मत कीजिए कि हमें इससे इन्फेक्शन मिला है, इससे इन्फेक्शन मिला है। अगर मल्टीपल लोग एक घर में पॉजिटिव हैं तो वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हैं, एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं, एक दूसरे की टेक केयर कर सकते हैं। पैनिक मत कीजिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, लिसन टू सम म्यूज़िक, कुछ मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। अभी ये देखा गया है एविडेंस बेस्ड, और लोगों के एक्सपीरियंसेस भी जब लोगों ने शेयर किए हैं, तो जितना हो सके पेट के बल लेटने की कोशिश कीजिए। उसे कहा जाता है प्रोनिंग। उससे ये होता है कि जिन मरीजों का सैचुरेशन, जो हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, जिनका सैचुरेशन बॉर्डर लाइन है, जैसे कि 94, 95 या फिर 93, प्रोनिंग के बाद 3 से 4 यूनिट का इम्प्रूवमेंट आता है सैचुरेशन में। और ये बहुत ही एक इनएक्सपेंसिव और ईजी तरीका है जिससे आप ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत को डिले या पूरी तरह हटा सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि कब आपको हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, यानी कि ऐसे कोई डेंजर सिग्नल्स या रेड फ्लैग्स जो आपको माइल्ड डिजीज़ में मॉनिटर करने चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आपका सैचुरेशन। अगर आपका सैचुरेशन कंसिस्टेंटली 94 से नीचे आ रहा है, अगर आपका बुखार 6 से 7 दिन के बाद भी टूट नहीं रहा है, 102, 103 बुखार आ रहा है, अगर आपकी खांसी जो है उसमें पीले, हरे या लाल रंग का बलगम आने लगे और खांसी की जो अमाउंट और कंसिस्टेंसी है वो बढ़ने लगे, या फिर आपको उसके अलावा सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, या मरीज़ों की जो उंगलियां या पैर नीले पड़ने लगे, ये सारे लक्षण हैं कि लंग्स में निमोनिया ज़्यादा हो चुका है और तुरंत डॉक्टर के पास जाने की, एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके लिए मरीज़ को प्रोएक्टिव हो जाना चाहिए। एक और बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि बाज़ार में जिन इन सब दवाइयों के नाम चल रहे हैं, टोसिलिजुमैब, रेमडेसिविर, इसको लेके एक ब्लैक होर्डिंग चल रही है। लोग सोच रहे हैं कि ये मिरेकल ड्रग्स हैं, हर कोई चाहता है कि हम ये दवाई ले लें। लेकिन ध्यान रखिए, इन दवाइयों का रोल माइल्ड डिजीज़ में, जिसके बारे में मैंने आपको अभी समझाया, कोई रोल नहीं है। ये दवाइयाँ सिर्फ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स को ट्रीटिंग डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर ही मिल सकती है। हाँ, स्टेरॉइड्स का एक अच्छा रोल, बहुत ही अच्छा रोल पाया गया है रिकवरी में, पर वो भी मॉडरेट पेशेंट्स, यानी कि जिनका सैचुरेशन कम है, जिनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, जिन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, उनमें देखा गया है। इसके साथ एक और सवाल जो मरीज़ पूछते हैं कि अगर हमें अब कोविड हो गया है तो हमें वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं। तो जैसे कि कुछ पिछली वीडियोस मैंने बनाई हैं जिसमें मैंने वैक्सीनेशन के बारे में डिटेल चर्चा की है, तो अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ है और आपकी फर्स्ट डोज ड्यू है तो वो आप 4 वीक्स के बाद ले सकते हैं। पहले डेटा था कि उसे 3 महीने बाद लेना चाहिए, बट अब आप उसे 4 to 6 वीक्स के बाद भी ले सकते हैं। हाँ, अगर किसी मरीज को सीवियर इलनेस हुई है और हॉस्पिटल में प्लाज्मा थेरेपी मिली है, उस मरीज को ये इंजेक्शन 3 महीने बाद लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे मरीज यूजुअली 3 महीने तक दोबारा संक्रमण होने के उनमें चांसेस बहुत कम है। इसके साथ मैं यही कहूँगी कि बिना घबराए आप इस कंडीशन से मुकाबला कीजिए। हम सभी कर रहे हैं और 80 to 85% पेशेंट्स जो कोविड के हैं उनको माइल्ड सिम्टम्स हैं और वो इन सब एहतियात को फॉलो करते हुए रिकवर कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट कब करने हैं, कहाँ करने हैं? यूजुअली माइल्ड डिजीज़ के मरीजों को ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जो सारे मैंने आपको रेड फ्लैग सिग्नल्स बताए, अगर आपको ऐसे कुछ लक्षण लग रहे हैं तो जब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो खुद आपको बता देंगे कि किन टेस्ट की ज़रूरत है और किन टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़, कोविड के बाद सारे सिम्टम्स ठीक होने के बाद भी फटीग और टायर्डनेस बहुत दिनों तक रह सकती है। उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी एक स्लो बट सक्सेसफुल पेस पे रिकवर करेगी और जब आपको लगे कि आप बेटर फील कर रहे हैं
तो आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि जो भी आप एक्टिविटी शुरू करें उसे एक बहुत माइल्ड पेस पे शुरू करें और अपने बॉडी को एडिक्वेट हीलिंग के लिए पूरा टाइम दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। एंड अगर कोई भी क्वेरी है या फिर आपको कुछ भी जानना है तो प्लीज़ गीतांजलि की वेबसाइट्स और कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।